नेक्स्ट जो मेथड है जिसको हम हाइड्रोथर्मल मेथड कहते हैं, सो दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द वेरी पॉपुलर मेथड और आमतौर पर ये नैनो मटेरियल्स को बनाने के लिए हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। इवन जब आप एमफिल का प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें भी ज़्यादातर हम काम हाइड्रोथर्मल प्रोसेस के ज़रिए ही करवाते हैं। नो तो हाइड्रोथर्मल प्रोसेस जो है इसके दो वर्ड्स है, हाइड्रो मीन वाटर एंड थर्मल मीन, हाइड्रो मीन वाटर ऑफ कोर्स एंड थर्मल मीन्स हीट। हीट और वाटर एक्चुअली उनकी एक कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम नैनो मटेरियल बनाते हैं। जो इसका बुनियादी कंसेप्ट है वो ये है कि हम एक हेट्रोजीनियस रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं इन एक्वस मीडियम एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, और उसको हम एक सील्ड वेसल, एक कंटेनर होता है जिसको हम ऑटोक्लेव कहते हैं, तो उसके अंदर हम जो रिएक्टेंट्स से हैं उनको पानी में वाटर में डिज़ोल्व करके और सील करके और एक हाई टेम्परेचर 300 200 पे उसको प्लेस कर देते हैं। सो इट जस्ट लाइक एक्ट्स लाइक अ प्रेशर कुकर। जैसे प्रेशर कुकर में हम कुकिंग करते हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू डैट, लेकिन प्रेशर कुकर में चूँकि साथ साथ फ्यूम्स उसके निकल रहे होते हैं बाहर, यहाँ पर हम इसको सील कर देते हैं, वो फ्यूम या जो अंदर इसके वेपर्स बनते हैं वो नहीं निकल सकते। तो इसलिए इट्स एक्सट्रीमली हायर कंडीशंस के अंदर ये प्रोसेस होता है, और इसमें जो नैनो मटेरियल्स बनते हैं दे हैव अ वेरी गुड क्वालिटी एज वेल। इसी की एक मॉडिफिकेशन है जिसमें हम इसको कहते हैं सॉल्वोथर्मल प्रोसेस। और सॉल्वोथर्मल प्रोसेस में इंस्टेड ऑफ द वाटर वी यूज़ एनी अदर सॉल्वेंट, लाइक अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, IPA मीन्स आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और आइसोटोनाइट्राइल, वट एवर द डिफरेंट सॉल्वेंट जो है वाटर के अलावा वो हम उसको यूज़ करते हैं। नो लेट वी इसका डिस्कस करें। इस डायग्राम में थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं कि यहाँ पर बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक कंटेनर है बीकर, इसके अंदर ये डिफरेंट हमने एलिमेंट्स आयंस ऐड किए हैं, और इनको ऐड करने के बाद हम इस पे हमने इसकी pH NaOH डाला इसमें, और इसकी pH जो 10 के करीब लाई। सो व्हाट हैपेंस कि NaOH जैसे ही डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फास्फोरस हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड हाइड्रोक्साइड, डिफरेंट हाइड्रोक्साइड बनेंगे यहाँ पर, सिंपली प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगी। इन प्रेसिपिटेट को, इस जो सोल्यूशन पूरा है एक्वस, इसको हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे इस ऑटोक्लेव के अंदर, या जिसको हाइड्रोथर्मल रिएक्टर भी कहते हैं। तो इसके अंदर ट्रांसफ़र करके इसको यहाँ से ऊपर से सील करके बंद करके देन वी विल प्लेस इट एट सर्टेन टेम्परेचर 200 300 फर्नेस के अंदर। इसको एक सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल के लिए 2 घंटे के लिए से लेकर 20 घंटे 30 घंटे तक, डिपेंडिंग ऑन योर बेसिकली प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। तो उसके नतीजे में ये उस हाई टेम्परेचर के अंदर इसके अंदर जो है वो सिंथेसिस जैसे ही होगी वहाँ पे मटीरियल, तो आपके पास जो मटीरियल बनेगा उसको हम जब रिमूव करके इसको लिड को और फिर कलेक्ट करेंगे, वॉश करने के बाद जब उसको हम एनालाइज करेंगे यूजिंग TM SCM NXRD, और अगर उसका साइज जो है वो नैनो रीजन में आता है तो वी विल क्लेम इट कि ये नैनो मटीरियल्स बना है। बिकॉज दिस टेक्निक जो है ये चूँकि एक ऐसी टेक्निक है कि जिसमें जो रिएक्शन होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो उसमें जो पैरामीटर्स हैं डिफरेंट कंसनट्रेशन है तब और दूसरी जो फैक्टर्स है वो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। अब अगर हम इसका स्टेप्स देखें इसमें, तो पहला तो ये है कि प्रिकर्सन सोल्यूशन जैसे हमने देखा, डिज़ायर केमिकल प्रोसेस वाटर में यानी अदर सूटेबल सॉल्वेंट में हम ऐड कर देते हैं। तो प्रिकर्सर जो हैं वो मुख्तलिफ क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपके मेटल सॉल्ट्स हो सकते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, उनको हम ऐड कर सकते हैं। फिर आइटोक्लेव सीलिंग, तो उसके बाद हम इसको एक हाइड्रोथर्मल रिएक्टर के अंदर इसको सील कर देते हैं, ठीक है। और वो हाइड्रोथर्मल रिएक्टर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग होता है जो कि हाई प्रेशर और टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है। फिर हीटिंग द रिएक्शन, द सील्ड ऑटोक्लेव इज हीटेड टू दिस और हायर टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, ठीक है। और वहीं पे अंदर ही इसके दरमियान क्या है कि केमिकल रिएक्शंस होता है जिसके नीचे मैनिपुलेशन और फिर नैनो मटेरियल्स की
ग्रोथ स्टार्ट होती है। फिर नेक्स्ट कूलिंग द प्रोडक्ट कलेक्शन, फिर उसका मनकूल करने के बाद उसको सेंट्रीफ्यूज और डिफरेंट तरीक़ों से उसको वॉश करने के बाद प्योरीफाई करते हैं प्रोडक्ट्स को, और करने के बाद फिर उसको हम एनालाइज करते हैं। So these are actually different steps which are used in hydrothermal synthesis. Now the last part is the limitations. So कोई भी method जो है bottom up approach का या even top down का, वो limitation से less नहीं है, it has the limitation. Now it depends on our requirement कि हम कौन सा method use करते हैं। अब इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है, मैंने जो से पहले बताया कि जो साइज़ है और मार्फोलॉजी है, वो बेसिकली जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अंदर इन्वायरमेंट प्रोड्यूस होती है, वो बेसिकली उसको मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है, और वो डिपेंड्स करता है सॉल्वेंट की अमाउंट पर, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर, जो उसमें प्रिकर्सर डालेंगे उनकी कंसंट्रेशन पर। तो इसलिए अगर हम एक दफ़ा ये रिएक्शन करते हैं और उसका एक अच्छा प्रोडक्ट हमें मिलता है, अगर हम इसको रिपीट करेंगे तो हमें वो पहली वाली कंडीशंस ही मस्ट उसको देनी पड़ेंगी। अगर स्लाइट वेरिएशन कंडीशंस में हुई, इवन पीएच चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज हो गया सॉल्वेंट का, देन वी विल नॉट गेट द सेम टाइप ऑफ सेम साइज या ऑफ द दैट प्रोडक्ट। ये अक्सर देखा गया है। तो इसलिए इसकी जो एक प्रोड्यूसिबिलिटी है वो बहुत मैटर करती है। तो प्रिकर्सर कंसंट्रेशन, रिएक्शन टाइम, और ये ज़्यादातर जो है साइज़ को मैनिपुलेट करते हैं। फिर कम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइजेशन, चूँकि इसके अंदर टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, हमें मैनी आवर्स तक करना होता है, तो एक ही किस्म का ये कम्प्लेक्स प्रोसेस भी है, और इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम मैनी टाइम्स एक्सपेरिमेंट रिपीट करने पड़ते हैं। दैट्स अनदर लिमिटेशन। फिर लिमिटेड स्केलेबिलिटी, क्योंकि जो हाइड्रोथर्मल है उसकी एक सर्टेन वॉल्यूम होता है, 50 ml होगा या 100 ml। अब उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा उस इतनी अमाउंट में नहीं बनता, तो स्केलेबल भी अगर हमें ज़्यादा मिकदार में बनाना है तो वी हैव टू रिपीट इट मैनी टाइम्स। फिर एनर्जी कंजप्शन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यू नो द ग्रीनर अप्रोच जो है, ये ग्रीन सिंथेसिस क्या कहती है कि हमें ऐसा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें एनर्जी कम से कम इस्तेमाल हो और इन्वायरमेंट पे उसका इफ़ेक्ट कम हो। चूँकि हम इसमें हीट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, और फिर जब इसको कूल करके निकालेंगे तो जो वेपर्स इससे एग्जॉस्ट होंगे तो वो दोनों इन्वायरमेंट को बेसिकली उसको इफ़ेक्ट करते हैं, यानी उसमें टॉक्सिसिटी और डिस्पोजेबल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और देयर इज़ अनदर थिंग, फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। मुख्तलिफ ये है कि इसी चूँकि रिएक्शन इतना हाई कंडीशंस में होता है बेसिकली कि उसमें नैनो पार्टिकल के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी, यानी बल्क मटेरियल भी बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमें उससे जो है ना उसकी यील्ड पर और फिर उसको सेपरेट करना, दिस इज अनदर इश्यूज, और फिर प्योरिटी के भी इसमें इशू आ जाते हैं। सो दिस इज़ द हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस। बुनियादी तौर पर हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस जो है सिंपल मेथड है इन टर्म्स ऑफ द लेबॉर्ट्री स्केल, जब हम लेबॉर्ट्री पे करते हैं, बट इंडस्ट्रियल स्केल पे हमें हाइड्रोथर्मल के लिए ज़रा उसको स्केल अप करने के लिए वी नीड द बिगर वेसल्स चाहिए होते हैं। तो इसकी अप्रोच होती है कि हम सिंपली मेटल सॉल्ट्स या मेटल ऑक्साइड्स उनको हम लेकर उनको पहले हम उनका बेसिक मीडियम के अंदर उनको प्रेसिपिटेट आउट कर लेते हैं, और उन प्रेसिपिटेट सॉल्यूशंस के साथ हम डिज़ायर जो वेसल है उसके अंदर प्लेस कर देते हैं फॉर एट हाई टेम्परेचर फॉर डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, और फिर जो प्रोडक्ट मिलता है उसको ऑब्टेन करके देन वी डू द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस की किस फैक्टर में हमें किस टेम्परेचर के ऊपर कितने टाइम के बाद हमें जो पार्टिकल मिले हैं या जो मटेरियल मिला है उसका साइज़ क्या है, फिर उसी को रिपीट करते हैं। सो इफ़ वी आर गेटिंग द सेम प्रोडक्ट देन वी विल क्लेम कि यस दिस मेथड इज़ जो है वो हम मटेरियल हमारा बन गया है इस मेथड से। इसकी जो अच्छी बात है कि ये मेथड जो है इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है इसमें जो शेप्स हैं दे जो जनरेट होती हैं हाई टेम्परेचर में और हाई प्रेशर की कंडीशन में, वो बहुत ही यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेप्स होती है, बहुत ही स्टेबल थर्मोडाइनमिकली स्टेबल शेप्स बनती हैं, अच्छी मॉर्फोलॉजी के पार्टिकल्स बनते हैं। और
इवन जो अर्थ के अंदर जो मिनरल्स की सिंथेसिस है, जो क्रिस्टल्स फॉर्मेशंस है, डायमंड, रूबी या डिफरेंट और, वो भी हाइड्रोथर्मल प्रोसेस के ज़रिए ही टेक्स प्लेस होता है। लेकिन चूँकि अर्थ का जो कोर है, इट हैज़ ए वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर जो रॉक्स का है ऊपर से, सो दैट एक्चुअली मैनिपुलेट्स द कंडीशन द फॉर्मेशन ऑफ दीज मिनरल्स क्रिस्टल्स। तो ये बेसिकली जो हाइड्रोथर्मल प्रोसेस है, ये वहीं से बोरो किया गया है बुनियादी तौर पर।